नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी। सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए की सर्वदलीय बैठक। अंतर संसदीय संघ की 140वीं सभा में भारतीय लोकतंत्र पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा बयान। कहा, भारत में सांसदों को संसद में विचार व्यक्त करने का अबाध अधिकार। कर्नाटक की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, लंदन में कुछ लोगों का भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना देश और उसके नागरिकों की परंपरा और विरासत का अपमान। समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। समलैंगिक विवाह को बताया परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और ऑस्कर में भारत का जलवा। शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर्स ने जीता शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर। आरआरआर के नाटू नाटू को मिला ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें आयोजित होंगी और सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा में आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के बारे में स्टेटमेंट देंगी। इसके अलावा उच्च सदन के पटल पर इस संबंध में विवरण भी रखा जाएगा। राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और अधिनियम में संशोधन करने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता पीयूष गोयल, असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम, भारत राष्ट्र समिति के डॉक्टर के केशव राव और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय राउत शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि भारत में सांसदों को संसद में विचार व्यक्त करने की पूर्ण रूप से आजादी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन की राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा को संबोधित करने के दौरान ये बात कही। सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में हमारे पास एक मजबूत भागीदारी लोकतंत्र और एक जीवंत बहुदलीय प्रणाली है, जहां नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती हैं। लोकसभा में सभी जनप्रतिनिधियों को अपने मत और विचार रखने की आजादी है। पिछले 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त हुआ है। हमारे यहाँ 900 मिलियन मतदाता मतदान के लिए रजिस्टर्ड हैं और हमारा मतदान लगातार प्रतिशत बढ़ना लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ावा और उसका संकेत देता है। माननीय प्रतिनिधिगण, भारत में सहभागी लोकतंत्र है और हमारे यहाँ
बहुदलीय व्यवस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग पर आम भारतवासी के विश्वास का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो यही है कि आयोग ने पिछले 75 वर्षों में विधानसभा के 400 चुनाव करवाने का रिकॉर्ड पार कर लिया। लेकिन फिर भी हर चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या कर्नाटक के लोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव संपन्न होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने 400वां राज्य विधानसभा चुनाव पूरा किया। 17 लोकसभा चुनाव और 16 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव के बाद परिणाम स्वीकार किए जाते हैं और सत्ता का परिवर्तन हर बार मतदान द्वारा सुचारू रूप से किया जाता है। ये हाल ही में कई विकसित देशों में जो हो रहा है उसके एकदम विपरीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर परोक्ष रूप से उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लंदन में कुछ लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। ऐसा करना देश और उसके नागरिकों की परंपरा और विरासत का अपमान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन की धरती से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ये लोग भगवान बसवेश्वर, कर्नाटक के लोगों और भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ में प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और मैसूरू कुशलनगर 4 लेन राजमार्ग के लिए आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया IIT धारवाड़ का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में किया था। इसके अलावा 1507 मीटर लंबे सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को भी समर्पित किया गया, जो दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है और इसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी थी। क्षेत्र में संपर्क को बढ़ावा देने के लिए होसपेटे हुबली दीनाघाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन कार्य का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने जयदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर धारवाड़, मल्टी विलेज वाटर सप्लाई और तुप्पारी हल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है।
समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऐसी सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। ये एक परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है। भारत में फैमिली की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इन सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों को न्यायिक सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आम लोगों के लिए उनकी न्यायिक प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। SCO सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अध्यक्षों की 18वीं बैठक में अपने समापन भाषण में CJI चंद्रचूड़ ने अदालती प्रक्रियाओं को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए सामूहिक रूप से नए तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित बैठक में उन्होंने SCO सदस्य देशों में न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे सम्मेलन ने सभी सदस्य और पर्यवेक्षक देशों को उन चुनौतियों पर विचार करने की अनुमति दी जो उनके अधिकार क्षेत्र के लिए आम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन मुद्दों को आपसी सहयोग और अनुभवों और ज्ञान को साझा करके सुलझाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 5 स्थानों पर छापे मारे। भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए वैश्विक आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश करने के लिए चल रही जांच के तहत ये कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 स्थानों और महाराष्ट्र के पुणे में 1 स्थान पर संदिग्ध व्यक्तियों के घरों में अलग अलग टीमों द्वारा ये तलाशी ली गई। NIA की टीमों ने पुणे में संदिग्ध तलखा खान और सिवनी में अकरम खान के आवासों पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP मामले में तलाशी ली। दिल्ली के ओखला से एक कश्मीरी दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा शुरू में ये मामला दर्ज किया गया। दंपत्ति को ISKP से संबद्ध पाया गया था। ऑस्कर में पहली बार भारत को एक नहीं बल्कि 2 कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। इससे पहले ऑस्कर अवार्ड समारोह में नाटू नाटू गीत पर कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसे समारोह में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सराहा था। ऑस्कर में पहली कामयाबी द एलिफेंट विस्पर्स ने दिलाई। इस शॉर्ट फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भारत की झोली में गिराया। इस कैटेगरी में इसके अलावा हॉल आउट, हाउ डू यू मेजर अ ईयर, द मार्था मिशेल इफेक्ट, स्ट्रेंजर एट द गेट का नाम भी शामिल था। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत के समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर करीब 1 बजे भारत राजस्व सेवाओं के 76वें बैच के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पुदुचेरी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है।
सत्र की शुरुआत सुबह करीब 9:30 बजे उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के अभिभाषण से होगी। अगले 2 दिन तक उनके अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री एन रंगासामी आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। CUET में शामिल होने जा रहे विद्यार्थी अधिक सूचना के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in और cuet.samarth.ac.in को देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधी किसी भी सहायता के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ ले जाने वाले हेलीकॉप्टरों से इस वर्ष बद्रीनाथ नगर पंचायत द्वारा पर्यावरण विकास शुल्क लिया जाएगा। ये पहली बार है कि वाणिज्यिक उड़ानों पर इस तरह का शुल्क लगाया जा रहा है। बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरने वाले वाणिज्यिक हेलीकॉप्टरों को प्रति उड़ान इको डेवलपमेंट शुल्क के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी संगठन पूर्वी नागा राष्ट्रीय सरकार के 15 सदस्यों ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें संगठन का प्रमुख तोशाम मोसांग शामिल है, जिसे 2015 में इस संगठन की स्थापना की थी। 8 वर्षों तक सक्रिय रहा ये संगठन विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोयला और लकड़ी के व्यापारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों से जबरन वसूली में शामिल रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी ने इससे पहले 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार के आंध्र प्रदेश को विभाजित करने और तेलंगाना बनाने के फैसले पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी जय समाख्य आंध्र पार्टी बनाई थी, लेकिन 2018 में वो कांग्रेस में लौट आए थे। आम आदमी पार्टी की जयपुर में आज निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। केजरीवाल और मान इस यात्रा के साथ राज्य में चुनावी बिगुल फूकेंगे। आयुष मंत्रालय आज से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। ये योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण के लिए 100 दिनों का काउंटडाउन होगा। इस काउंटडाउन के लिए दिल्ली NCR में 100 स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन और सत्र होंगे और ये पूरे देश में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की गतिविधियों को शुरू करेगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य बड़े स्तर पर वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ने का है, क्योंकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ मेल खाती है। वैश्विक आउटरीच के साथ इस साल ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से योग को भारत के प्रत्येक गांव तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रविवार को भोपाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को उद्यमी और शिल्पकार बनाने का ये अच्छा अवसर है। मेले में खाद्य पदार्थों सहित पूरे देश से उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। ये मेला 21 मार्च तक चलेगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 5 डिग्री अधिक है। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका समेत कई देशों के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी से 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक अंडर वाटर लॉन्चिंग ड्रिल में पूर्वी सागर में क्योंगफो खाड़ी के पानी में मिसाइलों को रात करीब 8:30 बजे योंगगंग से दागा गया। मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर लंबी दूरी को तय कर निर्धारित लक्ष्यों को सटीक रूप से मारा। इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक में उन पर गोलियां चलाने वाले 3 फलस्तीनी बंदूकधारियों को मार गिराया। इजरायली सेना ने एक बंदूकधारी को गिरफ्तार किया है।
फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि तीनों की पहचान उजागर नहीं की गई है। इस साल अब तक इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ में 80 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि फलस्तीनी हमलों में 14 इजरायली लोग मारे गए हैं। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में ब्लैक बीच के तट पर एक नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना रविवार देर रात करीब 11:30 बजे हुई। इस हादसे की जानकारी मौके पर पहुंचे स्थानीय मछुआरे ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सैन डिएगो फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। उच्च ज्वार के कारण बचाव कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाइफ गार्ड्स को राहत बचाव के दौरान 8 शव बरामद हुए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और अन्य कई लोगों के शव मिल सकते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी की खेल कवरेज रविवार को लगातार दूसरे दिन बाधित रही। इसके कई कर्मचारियों ने इंग्लैंड के पूर्व स्टार फुटबॉलर और चर्चित एंकर गैरी लाइनगर के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए काम करने से इनकार कर दिया। बता दें कि बीबीसी ने शनिवार को लाइनकर को निलंबित कर दिया था और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले बेहद लोकप्रिय शो मैच ऑफ द डे को बीच में रोक दिया था। असल में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में 62 वर्षीय लाइनकर ने ब्रिटिश सरकार की प्रवासन नीति की आलोचना की थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया घोषित होने के बाद से जमाकर्ताओं के बीच अपनी पूंजी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने जमाकर्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि ढह चुके एसवीबी में जमाकर्ताओं की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। यूएस फेडरल रिजर्व ने घोषणा की कि निकासी को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर वो एसवीबी बैंक को उधार भी देगा। बता दें कि जो बाइडेन सरकार ने बैंक विफलताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को इस पूरे मामले में जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है और उन्होंने इस मामले में जांच भी शुरू करा दी है। संकटग्रस्त अडानी समूह ने अपने शेयर गिरवी रखकर अरबों रुपए का कर्ज चुकाया है। समूह ने इस लोन के पुनर्भुगतान के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की थी। अडानी समूह ने 31 मार्च की समय सीमा से पहले एक पूर्व भुगतान कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 2.65 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण चुकाया है ताकि निवेशकों का विश्वास वापस जीता जा सके। समूह ने बताया कि 2.15 अरब डॉलर शेयरों के बदले लिए गए लोन चुकाए गए हैं। साथ ही अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ डॉलर के लोन का भी भुगतान कर दिया गया है। इससे पहले समूह की 4 कंपनियों के शेयर गिरवी रखकर लिए गए लोन के बदले 7,374 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान किया गया था। अडानी समूह ने हाल ही में अपनी सूचीबद्ध कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स को 15,446 करोड़ रुपए में बेची थी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। राउरकेला में चल रहे FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारत ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को टूर्नामेंट के पहले मैच में मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हरमनप्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 3 गोल किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में चल रहा आखिरी टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के 480 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 571 रनों पर समाप्त की। इस तरह भारतीय टीम ने पहली पारी के आधार पर 91 रनों की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम की तरफ से पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 186 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 3 रन बना लिए थे। अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो उसे ये मैच हर हाल में जीतना होगा। वहीं बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया है। बांग्लादेश ने दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी बांग्लादेश ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने पहला T20 मैच भी 6 विकेट से जीता था। इस तरह बांग्लादेश ने 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।
टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 13 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 13 मार्च साल 1800 को नाना फडणवीस का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस अपनी बहादुरी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रहे। जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वे एक वीर योद्धा और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नाना ने कुछ ऐसे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए जिन्हें टीपू ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे एकत्र करने का सफल प्रयास किया था। नाना फडणवीस का नाम उन योद्धाओं में शुमार है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम मराठा युद्ध का संचालन किया।